स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत जरहे। शाम के 7 बज चुके हैं। देश की तमाम अहम खबरों के साथ हम लेकर हाजिर हैं अहम खबरें देश दिन भर में, और इसमें कुछ अहम तस्वीरें हम आपके सामने सबसे पहले रखें, जिसमें गर्मी से बेहाल दिल्ली वासियों ने राहत की सांस ली, लेकिन लगातार हो रही बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति भी दिल्ली में कई जगह देखने को मिल रही है और यातायात इससे काफ़ी प्रभावित है। वहीं उत्तराखंड में भी पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। भूस्खलन की वजह से यातायात यहाँ भी प्रभावित है। खासतौर पर यहाँ तीर्थयात्री परेशान हैं और ऐसे में अमरनाथ यात्रा भी रुक गई है। एक और अहम तस्वीर है जहाँ बारिश से जुड़ी यह तस्वीर है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि बारिश की तेज शुरुआत से अब मानसून कमजोर होने की आशंका कम हुई है और ऐसे में 8 से 10% तक की विकास दर मुश्किल नहीं है। वहीं बिहार से अहम खबर है, जहां पर अब बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार नजर आने लगी है और पूरी ताकत अब चुनाव के लिए वो लगा रही है। लेकिन इससे पहले 100 चुनावी रथ भी वो मैदान में उतारेगी प्रचार के लिए। अहम खबर और बिहार से, जहां पर अब गठजोड़ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और ऐसे में नीतीश जनता परिवार का चेहरा बन चुके कुछ लोग, और ऐसे में अब एनडीए ने किसी को भी सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाया है। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा का एक बयान चर्चा का विषय बना है। वहीं एक और अहम खबर है आसाराम केस से जुड़ी हुई, जिसमें एक मुख्य गवाह कृपाल सिंह की इलाज के दौरान ही मौत हो गई है और ऐसे में कृपाल सिंह ने आसाराम के 3 गुर्गों के नाम लिए थे। मौत से पहले पुलिस उनकी तलाश कर रही है, लेकिन आसाराम के प्रवक्ता नीलम दुबे ने कहा है कि गवाहों को सुरक्षा दी जाए, इससे केस पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले खबर देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी, जहां लगातार बारिश हो रही है। आज बारिश का तीसरा दिन है। ऐसे में दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। दिल्ली के कई इलाकों में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। रविवार सुबह एक बार फिर तेज हवाओं और बारिश के साथ लोगों की आंख खुली। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। रिहायशी इलाकों का भी बुरा हाल है और कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया है। इतना जल भराव हो रहा है, निकलने की जगह नहीं है। यहाँ से कोई खड्डा हो, अंदर खड्डे में कोई चला जाए, फिर क्या करेंगे। पैदल चलने वाले का जीना आराम हो गया है। पैदल चल नहीं पा रहे, गंदगी नाली से ज्यादा भरा हुआ है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पीठ थपथपाते हुए एक ट्वीट किया। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा कि पिछले 36 घंटे में 200 mm बारिश हुई। सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। पिछले साल की तुलना में इस बार जल भराव कम है। हम लगातार सुधार करते रहेंगे। तो दिल्ली में ये आलम है, लेकिन उधर उत्तराखंड में भी पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में भूस्खलन की भी खबरें आ रही है। खासतौर पर आवागमन पर इसका बुरा असर पड़ा है और ऐसे में अमरनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। ये तस्वीरें हैं उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर गंगोत्री हाईवे से होकर जाने वाले धरासू जोगत मोटर मार्ग की। देखिए कैसे 200 मीटर हिस्से में पूरा का पूरा पहाड़ नदी की तरह ढह गया है। 2013 की आपदा में यहाँ पर भूस्खलन शुरू हुआ था, जो एक बार फिर 3 दिनों से जारी बारिश के चलते सक्रिय हो गया है। धरासू जोगत का ये मोटर मार्ग करीब 40 गाँव के आवागमन का जरिया है। इस भूस्खलन के बाद गाँव की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। दूसरी तरफ खराब मौसम को देखते हुए अमरनाथ यात्रियों को पहलगाम और बालटाल बेस कैंप पर ही रोक दिया गया है। घाटी के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में शनिवार शाम से ही तेज बारिश हो रही है। प्रशासन के मुताबिक मौसम ठीक होते ही यात्रा दोबारा शुरू कर दी जाएगी। जिस तरह से हिंदुस्तान में तेज बारिश हो रही है, पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी लगातार तेज बारिश है और इसका असर भी सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल रहा है। लगातार कुछ इलाकों में तेज बारिश हो रही है और इससे हिंदुस्तान में कई नदियां उफान पर है। बहराइच समेत घाघरा के किनारे बसे तमाम इलाकों में अब बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। गिरजापुर बैराज से भी 1.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद अब पानी की चपेट में आए इलाकों में कटान की समस्या तेज हो गई है और ऐसे में जिले के 200 से भी ज्यादा गाँव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बांध से छोड़े गए पानी से कई गाँव भी प्रभावित हैं। कई गाँव में ये बांध का पानी घुस गया है। और इसी तरीके से बरसात से जुड़ी अहम खबर बिहार के कैमूर से है, जहां पर बारिश की वजह से एक दीवार ढह गई है। 3 महिलाओं की इसमें मौत हो गई है, जबकि एक इसमें गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि महिलाएं घर से बाहर थी और तभी यह हादसा हुआ है। बारिश लगातार तेज होती रही और ऐसे में एक दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में ये महिलाएं आ गई। लेकिन अब मृतकों के परिजनों ने मुआवजे की भी मांग की है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, खासतौर पर दिल्ली में, देश के वित्त मंत्री ने इस पर
कुछ हद तक खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कम बारिश की आशंका जाहिर की गई थी, लगातार हो रही इस बारिश से ये आशंका अब कुछ हद तक के कम हुई है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी उम्मीद जताई है कि 8 से 10% की विकास दर पाना अब मुश्किल नहीं होगा। जेटली ने कहा कि बारिश के मामले में इस साल भगवान हम पर मेहरबान रहे हैं और इस बार पिछले साल से ज्यादा बारिश हुई है। नाबार्ड के आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हम 8 से 10% तक विकास दर हासिल कर सकते हैं और ऐसी सूरत में स्मार्ट सिटी, जीएसटी बिल और दूसरी योजनाओं के लक्ष्य को भी हासिल कर पाना मुमकिन हो जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे देश के पास फिलहाल खुश होने के लिए कुछ चीजें हैं, लेकिन भारत के सामने कुछ चैलेंज भी है। उन्होंने ग्रीस का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें ग्रीस से सबक लेना चाहिए, लेकिन भारत में अभी तक सब कुछ कंट्रोल में है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के पास अभी भी अनाज की कमी नहीं है। Even pulses, which at the moment are the current cause of concern with a one-item inflation, oilseeds, their productivity this year is likely to be much higher. और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही गहमा-गहमी देखी जा रही है। इससे पहले जो विधान परिषद के चुनाव हुए, एनडीए उससे परिणामों को लेकर के उत्साहित है, लेकिन चुनाव से पहले पीएम मोदी की भी 25 जुलाई को मुजफ्फरनगर में एक अहम रैली होने वाली है और बीजेपी इसे लेकर भी उत्साहित है। पीएम मोदी की 25 जुलाई को होने वाली रैली से पहले बीजेपी 100 चुनावी रथ के जरिए 17 जिलों में जोर शोर से पार्टी का प्रचार करेगी। 16 जुलाई को ये रथ बीजेपी कार्यालय से रवाना होंगे। रथ के लिए 5 प्रभारी बनाए गए हैं। ऑडियो वीडियो से लैस इन रथों के आगे पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तस्वीरें होंगी, जबकि दूसरी तरफ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष मंगल पांडे, सुशील मोदी और नंद किशोर यादव दिखाई देंगे। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में शामिल शीर्ष नेताओं रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नजर आएंगे। बीजेपी अब तक करीब 36,000 बूथ लेवल एजेंट बना चुकी है। मोदी की रैली में हर बूथ में कम से कम 3 कार्यकर्ता शामिल होंगे। बिहार में जो नतीजे आए हैं वो नतीजे इस बात के को प्रोत्साहित करते हैं कि बिहार परिवर्तन की राह पर बढ़ा है और बिहार की सभी सकारात्मक सामाजिक शक्तियों को लगातार साथ लेते हुए हम लोग जनता के साथ संवाद के कार्यक्रम पे आगे बढ़ रहे हैं। जहां बीजेपी विधान परिषद में जीत पर जनता का झुकाव बीजेपी की ओर आने की बात कह रही है, वहीं बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी ही पार्टी को जीत पर ज्यादा नहीं इतराने की नसीहत दे डाली है। किसी के पक्ष में भी नहीं गया है, तो ये बहुत ज्यादा इतराने की या बहुत ज्यादा बात करने की इसको कोई आवश्यकता नहीं, कोई चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेता का कुछ ऐसा बयान आता है, लेकिन उससे पहले एनडीए लगातार आगे बढ़ने की कवायद में जुटी हुई है। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पहले ही एनडीए से जुड़ चुके हैं और ऐसे में सांसद पप्पू यादव की आज मुलाकात हुई है जीतन राम मांझी से, और ऐसे में इस मुलाकात को एनडीए के परिवार को बड़ा करने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। सांसद पप्पू यादव और जीतन राम मांझी के बीच मांझी के सरकारी आवास पर आज मुलाकात हुई है। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जीतन राम मांझी ने कहा है कि पप्पू जी और हमारे बीच बीजेपी के साथ जाने के बारे में बातचीत हुई, जिसमें सीटों के बंटवारे पर भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो दोनों अलग से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक बात पूरी नहीं हुई है और गठबंधन पर आखिरी फैसला 20 जुलाई को होगा। मांझी ने कहा है कि वो जल्द ही सीटों के बंटवारे और पप्पू यादव को एनडीए में शामिल करने के लिए बात करेंगे। मांझी ने कहा है कि अगर पप्पू यादव साथ आते हैं तो इससे लालू नीतीश के गठबंधन को तोड़ने में कामयाबी मिलेगी। मांझी ने इस मौके पर लालू नीतीश के गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। आज ये साबित करता है कि वो कुर्सी के लिए है, और जो आदमी कुर्सी के लिए है, समाज के लिए नहीं है, तो 25 साल तक ये साबित हो गया कि वो लोग काम नहीं किया। आगे और आगे बढ़ें, कोई काम करें, उनको और मौका मिले। हम समझते हैं कि बिहार के लिए वो काला दिन होगा। वहीं पप्पू यादव ने जीतन राम मांझी की तारीफ करते हुए कहा कि गरीबों की बात हर कोई करता है, लेकिन उनके लिए जमीनी स्तर पर काम मांझी ने ही किया है। 25 सालों के अंदर 15 साल लालू यादव और 10 साल नीतीश कुमार का, उन 25 सालों में सामाजिक न्याय को धरातल पर किसी ने उतारने का प्रयास किया छोटे क्षणों में, तो उसका नाम है जीतन राम मांझी। उधर जनता परिवार की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय कर दिया गया है नीतीश कुमार को, लेकिन एनडीए में ऐसा कोई नाम अब तक तय नहीं हुआ है और इसे लेकर लगातार बयान भी आ रहे हैं। और इसी कड़ी में शत्रुघ्न सिन्हा का भी एक अहम बयान आज इससे जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अब तक कोई नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन जनता
नाम जानने के लिए उत्सुक नजर आने लगी है। केंद्रीय नेतृत्व ने आज ऐसा फैसला किया है कि आज हम देश के बहुत ही नामी गिरामी, बहुत ही काबिल, रेस्पेक्टेबल, एक्सेप्टेबल, एबल, डैशिंग, डायनेमिक एक्शन हीरो, दबंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ें। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया नाम है। नरेंद्र मोदी जी की अपनी लोकप्रियता है और उनके अंदर लोगों को एकजुट बांध कर रखने की क्षमता है। लेकिन हाँ, सिपह सालार कोई हो जाए या हो जाता तो और बेहतर होता, सोने पे सुहागा होते। लेकिन फिर मैं ऐसी कोई बात करके पार्टी को उलझाना नहीं चाहता हूं, अपने लोगों को या इस सिचुएशन को मेसी नहीं करना चाहता हूं। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान को भी अहम माना जा रहा है। लेकिन उधर एफटीआई के अध्यक्ष बनाए गए गजेंद्र चौहान का विरोध ठंडा भी नहीं पड़ा है कि एक और विवाद ने अब इसे घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल आरएसएस के करीबी चंद्रकांत घरोटे को फिल्म सेंसर बोर्ड का सदस्य बनाया गया और ऐसे में इस मसले ने भी एक मुद्दा विपक्ष के हाथ दे दिया है। आरएसएस के करीबी चंद्रकांत घरोटे को फिल्म सेंसर बोर्ड का सदस्य बनाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। चंद्रकांत घरोटे लंबे समय से आरएसएस के सांस्कृतिक संगठन संस्कार भारती से जुड़े रहे हैं। माना जा रहा है कि चंद्रकांत को आरएसएस की नजदीकी की वजह से ये पद मिला है। कांग्रेस ने घरोटे को चुने जाने पर बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आपकी सरकार आई है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह आरएसएस के लोग भर दिए जाएं। संस्थानों को बेहतर बनाना चाहिए, न कि उन पर कब्जा करने की कोशिश करनी चाहिए। या तो आरएसएस के लोग इंस्टीट्यूशन को हेट करेंगे और या फिर उसे डोमिनेट करेंगे दूसरे तरीकों से। वहीं विवाद पर खुद चंद्रकांत घरोटे का कहना है कि वो पिछले 25 साल से कला जगत से जुड़े हुए हैं और उन्हें खुशी है कि ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई। उन्होंने कहा कि पहले काम को देखो, उसके बाद ये तय करो कि ठीक है या गलत। जिनके नाम आए हैं, जो काम करने का अवसर मिला है, उनको कम से कम उनका काम तो देखे, उसके बाद आप निर्णय ले सकते कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। बलात्कार के आरोपी आसाराम के केस में एक प्रमुख गवाह कृपाल सिंह, जिसे गोली मार दी गई थी और उपचार के दौरान ही कृपाल की अस्पताल में मौत हो गई है। लेकिन मौत से पहले उसने 3 लोगों के नाम भी लिए। पुलिस अब उनकी भी तलाश में जुटी है। लेकिन कृपाल के परिजन इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी बात कह रहे हैं। शाहजहांपुर में शुक्रवार शाम कृपाल सिंह जब बाइक से घर लौट रहे थे, तब 2 कार सवार बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बदमाशों ने बेहद नजदीक से उन पर गोलियां दागी, जो कि उनकी पीठ पर लगी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर बरेली रेफर कर दिया गया। कृपाल को गोली लगने के बाद लकवा मार गया था। कृपाल की मौत के बाद अब परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। हम चाहते हैं इसमें सीबीआई से जांच हो। क्या लगता है किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे? इसका सबको पता है किसका हाथ है। कृपाल सिंह उस परिवहन कंपनी में कर्मचारी है जिसके मालिक की बेटी ने आसाराम पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता के पिता का आरोप है कि आसाराम के गुर्गे उनके सारे गवाहों पर एक के बाद एक हमले करा रहे हैं। में गवाह है, उसके आदमियों ने उसके गुर्गों ने से धमकी दी थी, अगर तूने गवाही दी तो हम तुझे गोली मार देंगे। तो निश्चित तौर पे आसाराम के लोगों ने गोली मरवाई है। हाँ, निश्चित रूप से। किसने गोली मरवाई है? आसाराम क्या है? आसाराम ने मरवाई, उसके आदमी ने मारी है। अब तक हमलावर पुलिस के कब्जे से दूर हैं, उनकी तलाश जारी है। पुलिस को भी शक है कि हत्या के पीछे आसाराम के समर्थक हो सकते हैं। कृपाल पर हमला किसने किया, हमला किसके इशारे पर किया गया, इसका पुलिस के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। हाँ, इन्होंने जो 3 लोगों के नाम बताए हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। आसाराम के गुर्गे बताए जा रहे हैं। हाँ, ये बता रहे हैं कि आसाराम केस में ये मुख्य गवाह थे, उनके ऊपर शक है इनका जो है। उन्हें 3 नाम बताए हैं इन्होंने, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे ने कहा है कि गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं सामने आने से इस केस पर बुरा असर पड़ रहा है। जब भी हमारी बात बनने को होती है तभी विटनेस पे अटैक होता है। आप पिछले कितने भी केसेस है सारे आप एविडेंसेस उठाइए, डेट वाइज उठाइए। आप देखिए अभी सुधा पटेल आई थी, इतने दिन से सुधा पटेल नहीं आ रही थी, तो भी हम पे आरोप लगा था कि हमारी वजह से नहीं आ रही है, हम उसे डरा रहे हैं, हम उसे धमका रहे हैं। जब वो कोर्ट में आई तो सब कुछ उलट हुआ। उसने साफ साफ कहा कि उसको डरा धमका के जबरदस्ती उसके सिग्नेचर लिए गए, जबरदस्ती उसके बयान लिए गए। वो सब कुछ पुलिस के खिलाफ जा रहा था, सब कुछ उन विरोधियों के खिलाफ जा रहा था जिन्होंने हमें फंसाया। उत्तर प्रदेश में तैनात आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर ने एक गंभीर आरोप पलटवार करते हुए मुलायम सिंह यादव पर लगाया है।
उन्होंने कहा है कि दरअसल मुलायम सिंह यादव पर केस करने का रिटर्न गिफ्ट उन्हें ये मिला है। गाजियाबाद में एक महिला ने रेप का आरोप इन पर लगाया और उन पर मामला दर्ज किया गया है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला ने कल डीजीपी से मुलाकात करके अमिताभ ठाकुर के खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाए, जिसके बाद बलात्कार की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक अमिताभ की पत्नी नूतन ठाकुर के खिलाफ साजिश में सहयोग करने का मामला दर्ज किया गया है। श्रीमती पुष्पा देवी के एप्लीकेशन के आधार पर कल गोमती नगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें आरोपी के रूप में श्री अमिताभ ठाकुर या उनकी पत्नी श्रीमती नूतन ठाकुर जी का नाम आया है। इसमें विवेचना क्षेत्राधिकारी गोमती नगर द्वारा प्रारंभ की जा रही है। अमिताभ और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उनके मुताबिक राज्य की पुलिस दबाव में काम कर रही है। बता दें कि शुक्रवार को ही अमिताभ ठाकुर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव पर धमकी देने का आरोप लगाया था। इस दौरान उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी जारी की थी। अगर किसी महिला ने कंप्लेन की है और वो भी खास करके बलात्कार जैसे गंभीर मामले में, तो उस महिला की भी एफआईआर दर्ज हो, हमारी बात भी सुनी जाए, हम जो बात कह रहे हैं उसकी भी एफआईआर दर्ज हो और दोनों की निष्पक्ष विवेचना हो। और अब खबर मध्य प्रदेश के हरदा से, जहां पर पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा और इनकी जमकर पिटाई की है। दरअसल इन आरोपियों पर अवैध शराब के कारोबार में शामिल होने का आरोप है और इस आरोप के बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ा और इनकी जमकर पिटाई की। देश दिन भर में फिलहाल